ठीक है पेशेंट देखो। सो एक्सप्लोजन, कोलिजन और ऑब्लिक इम्पैक्ट, इनके न्यूमेरिकल करो। जो एक्सप्लोजन वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने भी ये एक्सप्लोजन या फिर डिके, इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू करते हो। अगर एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर रेडियो एक्टिव डिके है या जो भी इस टाइप की चीजें होती हैं, तो इनमें मोमेंटम के कंजर्वेशन लगाते हो। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं आपको। एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन लिखो आप। अ शेल ऑफ मास कैपिटल एम, क्वेश्चन ये है, अ शेल ऑफ मास कैपिटल एम and moving with velocity v, moving with velocity of capital V, shell of mass capital M moving with velocity of capital V and explodes. A shell of mass capital M moving with velocity V, it explodes in the two masses m1 m2. It explodes in the two particles of masses m1 m2. It explodes in the two particles of mass ratio, sorry ये mass ratio दिया हुआ है, it explodes in two particles having the mass ratio m1 m2. And this explosion creates energy capital E. Explosion creates the energy capital E. Now find the velocity of m1 m2, मतलब find the velocity of two particles. Find the velocity of two particles. A shell of mass capital M which is moving with velocity v explodes in two particles having the mass ratio m1 m2. In this explosion energy E is created, and so find the velocity of these two particles. Find the velocity of these two particles. फर्दर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब फर्दर ये भी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर दैट द टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मींस फर्दर ये चीज दी हुई है दैट जिस डायमेंशन में कैपिटल वी था, जिस डायमेंशन में कैपिटल वी था, एग्जैक्टली उसी डायमेंशन में ये दोनों पार्टिकल्स भी चलेंगे। जो दो एक्सप्लोड करने के बाद, एक्सप्लोजन के बाद के जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उसी डायमेंशन में चल रहे हैं जिस डायमेंशन में एक्सप्लोजन से पहले वाला पार्टिकल चल रहा था। मतलब देयर इज नो चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ द मोशन, डायमेंशन सेम है। जो पार्टिकल्स हैं इनके मूव करने की जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। देखिए ये जो लाइन कही गई है कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग इन द सेम डायमेंशंस। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसको हम, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है अगर इसकी हम बात कर रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो m मास से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, उसके बाद वो एक्सप्लोड हो गया, दो पार्टिकल्स बन गए और वो सब एक ही डायमेंशन में चल रहे हैं। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो ये इनवर्स ऑफ, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप इनवर्स ऑफ हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, अगर हम वन डायमेंशन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, वन डायमेंशन एंड परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, इन वन डायमेंशन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें दो पार्टिकल्स अगर m1 और m2 मास के हैं जो कि u1 और u2 वेलोसिटी से चलते हैं और इनके बीच में एक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, अगर ये दोनों पार्टिकल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं और हेड ऑन कोलिजन हो,
तो आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल्स कंबाइंड फॉर्म में यानी कि m1 प्लस m2 बन जाएगा। अगर ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करने के बाद एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसकी एक वेलोसिटी v हो जाएगी। कोलिजन्स वाले कंसेप्ट लगाओगे, दो पार्टिकल्स के बीच में परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में अगर ये कंबाइंड होकर के एक सिंगल पार्टिकल बना रहे हैं तो इसी का बिल्कुल रिवर्स फिनोमिना करिए, एग्जैक्टली इसका रिवर्स फिनोमिना। यहां पर जैसे फिजन और फ्यूजन होता है, दो पार्टिकल्स मिक्स होकर के एक सिंगल पार्टिकल बना रहे हैं, ये फ्यूजन फिनोमिना है। और एक पार्टिकल स्प्लिट करके दो पार्टिकल्स बनेगा, ये फिजन फिनोमिना है। इसमें हम जब इक्वेशंस बनाते हैं, इसमें जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बनाते हैं और उससे हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। एक आप ये इक्वेशन बनाते हो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकेंडली, अगर कोलिजन चैप्टर आपका रिवाइज होगा, किसी ने भी अगर कोलिजन चैप्टर को थॉरली रिवाइज किया होगा, तो यहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बनता है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन्स के लिए। सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस बनता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होती है वो होती है हाफ दोनों पार्टिकल का रिड्यूस मास m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड देन कोलिजन से पहले इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी यानी कि u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये था। तो ये मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ये डेरिवेशन आपके अपने क्लास 11 के नोट्स में से होनी चाहिए। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों पार्टिकल कोलाइड करने के बाद एक सिंगल पार्टिकल बनेंगे तो वेलोसिटी हम मोमेंटम के थ्रू निकालते हैं और काइनेटिक एनर्जी का लॉस, ये रिजल्ट। नाउ इसी का रिवर्स फिनोमेना कर देते हैं। एक्सप्लोजन इसका रिवर्स है। एक्सप्लोजन में कैपिटल M एक पार्टिकल है जो v स्पीड से चल रहा है और ये एक्सप्लोड करके दो पार्टिकल्स बनेगा। एक पार्टिकल कैपिटल M1 मान लेते हैं, एक पार्टिकल कैपिटल M2 मान लेते हैं। एक की वेलोसिटी v1 हो गई, एक की वेलोसिटी v2 हो गई। इसी का एग्जैक्टली इनवर्स फिनोमिना। अब जब इनवर्स करेंगे तो ये भी चीज इनवर्स हो जाएगी। इधर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है तो इधर काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। इधर सिस्टम अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, इधर सिस्टम अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा होता है। तो हम ये लिखेंगे, हमारी इक्वेशंस ये बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन इज दैट m इंटू वी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। दूसरी, जैसे इधर लॉस कहा गया है, सेम ही चीज मतलब यही वाला फॉर्मूला इधर इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन से दैट इज काइनेटिक एनर्जी में जो गेन हुआ है, द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन। और जो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, जो कि मैथमेटिकली हम इनइलास्टिक कोलिजन के लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। इधर जो लॉस का फॉर्मूला है, इधर वही चीज गेन का फॉर्मूला है। फर्क इतना है कि जब लॉस निकालते हो तो आप यहाँ पर वेलोसिटीज कोलाइड करने से पहले वाली देख रहे हो और जब गेन निकाल रहे हैं तो वेलोसिटीज एक्सप्लोड करने के बाद वाली कर रहे हैं। सब कुछ रिवर्स करना है मेरे को। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो गेन है ये आया कहां से, मतलब काइनेटिक एनर्जी में ये जो गेन बन रहा है वो ये एनर्जी आई कहां से। उसी के बारे में आपको दे रखा है कि जिस एक्सप्लोजन क्रिएट्स एनर्जी ऑफ कैपिटल ई। एक्सप्लोजन क्रिएट्स एनर्जी कैपिटल ई। ये एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शंस आई होगी जो एक्सप्लोजन में लगी होगी
कुछ केमिकल प्रोसेस हुआ होगा, केमिकल रिएक्शंस हुई होगी, वहां से ये एनर्जी बनी होगी और यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। और यही चीज जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में यही एनर्जी मासेस के चेंज होने से आ रही थी। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो ये एनर्जी बन रही थी उसका रीजन मास मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। और अब यहाँ पर एक्सप्लोजन वाले में कोई केमिकल प्रोसेस हुआ होगा जिसकी एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी में गेन है ये एक्चुअल में कैपिटल ई लिखेंगे हम। सो कैपिटल ई इक्वल्स टू हाफ m1 m2 एंड दिस वन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके v1 एंड v2 निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। v1 v2 के बीच में एक इक्वेशन ये बन रही है, v1 v2 के बीच में एक और इक्वेशन यहाँ बन गई। यूजिंग द टू इक्वेशंस निकाल सकते हैं कि v1 कितना आएगा और v2 कितना आएगा। कैपिटल M1 और कैपिटल M2 क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो कैपिटल M1 कैपिटल M2 आपको इस रेशियो से फाइंड करना होगा। टोटल मास दिया है, एक्सप्लोजन का रेशियो प्रोवाइडेड है, तो इस रेशियो के बेस पर निकाल सकते हो कि ये मास कितना होगा और ये वाला मास कितना होगा, एंड अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको प्रोसीड करें आगे। यस सर। यस सर। यस पहला एक्सप्लोजन। ठीक है जी, एक्सप्लोजन मतलब ये अभी अगर मैं ये चीज ना करूं तो ये एक्सट्रीमली लेंदी प्रोसेस है। अगर मैं इसका सर अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो ई कहाँ, अगर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाएंगे तो ई कहाँ लिखेंगे, एक बार इक्वेशन बता दीजिए। लेफ्ट साइड एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो, किस टाइप की रिएक्शन हुई? सर एक्सोथर्मल। वे आप देखिए, हम कह रहे हैं कि गेन हो रहा है, मतलब गेन होने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो गेन हो रहा है, तो इसका मतलब इधर हमारे पास ज्यादा एनर्जी है। और आप कह रहे हो कंजर्वेशन करना है, राइट हैंड साइड आपके पास ज्यादा एनर्जी है, तो ये ई हम राइट हैंड साइड पर ऐड करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करेंगे? मींस अगर हमको एनर्जी कंजर्वेशन की फंडामेंटल इक्वेशन बनानी होती तो एनर्जी बिफोर एक्सप्लोजन प्लस ई इक्वल टू एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन, इस तरीके से बना रहे होते हैं, ऐसे बना रहे होते हैं। हुआ क्लियर? यस। बट क्या है कि हम इसमें जाते तो लंबा पड़ जाता है, हमको सिर्फ हम ये समझाना चाह रहे थे कि हम इस रिजल्ट का, ये रिजल्ट कई बार हम लोग कई न्यूमेरिकल में यूज कर चुके हैं। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि इसको डायरेक्टली लगाना सीख जाए आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2। ये भी बड़ा एक फेमस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2 बड़ा ही फेमस प्रॉब्लम है, एंड दैट इज ये होता है एक्सप्लोजन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको बड़ा केयरफुली देखना है, इसका एक्सप्लोजन इन द प्रोजेक्टाइल। इसमें ये क्वेश्चन था कि अगर कोई पार्टिकल है उसको हम लोगों ने यू मतलब m मास का कोई ऑब्जेक्ट है उसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल ऑफ थीटा, u स्पीड से एट सम एंगल थीटा इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन समवेयर इट एक्सप्लोड्स। अब मतलब ये जब ये प्रोजेक्टाइल करेगा तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं इसका कोई एक्सप्लोजन होगा, समवेयर द पार्टिकल एक्सप्लोड्स। समवेयर मींस दैट एक्सप्लोजन कैन बी एट द हाईएस्ट पॉइंट, आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट, बिफोर द हाईएस्ट पॉइंट, कहीं पर भी एक्सप्लोजन हो सकता है इसमें, समवेयर। सो जनरली जिन क्वेश्चंस के साथ आप लोग का एक्सपोजर है वो हाईएस्ट पॉइंट बने हैं सब। मेरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पहले तो, सपोज द एक्सप्लोजन
Suppose the explosion is before the highest point. Let the object explodes before the highest point. मतलब this capital M mass, it explodes before the highest point. It explodes before the highest point. ये question, ठीक है. Now और question ये भी है that after explosion, the two fragments, it explodes at a point which is before the highest point. ये दो parts में explode कर रहा है, and all are moving on the same dimensions. All are moving on same dimensions. ठीक है. इनफैक्ट प्रॉपरली अगर क्वेश्चन समझाऊं तो ये है कि इट एक्सप्लोड्स इन टू पार्ट्स ऑफ मास रेशियो. इट एक्सप्लोड्स इन टू पार्ट्स ऑफ मास रेशियो. सपोज 1:2. इट एक्सप्लोड्स इन टू पार्ट्स ऑफ द मास रेशियो 1:2. जो लाइट पार्ट है, द लाइट पार्ट रिटर्न्स to point of projection. The light part returns to the point of projection. जहां से प्रोजेक्ट किया यहीं वापस आ गए. अब इसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हैवियर पार्ट है वो कहां जा रहा होगा. पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि वेयर विल द heavier particle land. पहले इसका आंसर देंगे. फिर बता रहे हैं. मतलब कि अगर एक पार्टिकल वापस वहां आ गया है जहां प्रोजेक्ट किया गया है, तो जो हैवी वाला पार्टिकल है वो कहां गया फिर. तो इसके लिए जो रेलिवेंट कंसेप्ट है, अगर वो एक बार याद करो कि क्या था इसमें. मतलब ये जो पोजीशन निकालने वाले होते हैं कि एक्सप्लोजन के बाद फ्रैगमेंट्स की लोकेशंस फाइंड करनी होती है. जब एक्सप्लोड करने के बाद एक फ्रैगमेंट की लोकेशन ये है, दूसरे फ्रैगमेंट की क्या होगी. तो इसको सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट आप लगाते हो वो कंसेप्ट ये होता है कि विदाउट एक्सप्लोजन ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट जहां पर लैंड कर रहा होगा, विदाउट एक्सप्लोजन मतलब अगर ये एक्सप्लोजन नहीं होता तो कैपिटल एम जिस भी पॉइंट पर लैंड कर रहा होता, यही पॉइंट एक्सप्लोजन के बाद जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए. बिफोर द एक्सप्लोजन दिस कंप्लीट और होल बॉडी जहां पर भी लैंड कर रही होगी, उस पॉइंट को एक्सप्लोजन के बाद जितने भी फ्रैगमेंट्स निकले हैं उन सब का सेंटर ऑफ मास कहेंगे. So this point must be the center of mass of all fragments. ये इसका सॉल्व करने का कंसेप्ट है कि अनएक्सप्लोडेड पार्टिकल, अनएक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट जहां पर लैंड करता, उस पोजीशन को एक्सप्लोजन के बाद जितने भी पार्टिकल्स निकले हैं उन सब का सेंटर ऑफ मास कहा जाए. अब इसके थ्रू निकाल सकते हैं कहां होगा. एज पर द क्वेश्चन जो लाइट वाला पार्टिकल है 1:2 रेशियो के हिसाब से, लाइट पार्टिकल यानी m/3 पार्टिकल वापस वहीं पर चला गया जहां से स्टार्ट किया गया था. सो m/3 पार्टिकल उधर चला गया. 2m/3 पार्टिकल कहीं पर मान लेते हैं लैंड कर रहा होगा. सपोज कि 2m/3 पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ आगे चला गया, उसको x मान लीजिए. और कंसेप्ट ये कह रहा है कि इन दोनों फ्रैगमेंट्स का सेंटर ऑफ मास वहीं पर आना चाहिए जहां पर अनएक्सप्लोडेड पार्टिकल लैंड करता है.
बता, ये पॉइंट होना चाहिए था सेंटर ऑफ मास, और उसका डिस्टेंस बिगिनिंग वाले पॉइंट से प्रोजेक्टाइल की रेंज के बराबर होगा। नाउ दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वाला फॉर्मूला लगा देगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन r है, सो इट मस्ट बी m1 x1 यानी कि m/3 और उसकी पोजीशन 0 प्लस 2m/3 एंड इसकी पोजीशन x और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वो ली जाएगी जहां पर अनएक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट का लैंडिंग होगा। पहला पार्ट तो इससे करते हो आप, हैवियर पार्ट कहाँ जाएगा। ठीक, मतलब इसका कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, पोजीशन निकालनी है तो ये करेंगे। सेकंड पार्ट मतलब वो आंसर रेंज के फॉर्म में आएगा, उसके बाद रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, रेंज का फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। सेकंड पार्ट, नाउ द क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है दैट कि विल, क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट का है वो ये है that first particle returns to this point, second particle return to some other point. Will they return at the same time or at the different time? सेकंड क्वेश्चन ये है, मतलब जो एक्सप्लोजन होगा उसके बाद जो लाइट वाला पार्टिकल है जितनी देर में वो नीचे आएगा, क्या उतनी ही देर में हैवियर पार्टिकल भी लैंड करेगा, या दोनों के लैंडिंग टाइम्स अलग अलग होंगे या कॉमन होंगे। मतलब will the two objects land at the same instant or at different instant, या दोनों हो सकता है, ये क्वेश्चन। सेम इंस्टेंट, they will land at the same instant, गारंटीड है या इसको देखना होगा। मतलब will they land at the same instant और हॉरिजॉन्टल there may फोर्स be, लगेगा तो नहीं अब क्वेश्चन सामने है, मतलब क्वेश्चन तो बिल्कुल सामने है। मैं फिर बोला ये एक्सप्लोजन हाईएस्ट पॉइंट से पहले हुआ है, ये एक्सप्लोजन हाईएस्ट पॉइंट से पहले हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट से पहले हुआ है, बार बार बोल, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर होता तो कहानी कुछ और होती, हाईएस्ट पॉइंट से पहले है, कहानी कुछ और होगी। मतलब ये साइमल्टेनियसली लैंडिंग होगी, या मतलब कोई आगे लैंड करेगा, कोई पहले लैंड कर जाएगा, कोई बाद में करेगा, ऐसे होगा कुछ, या फिर एक साथ होंगे। कंसेप्ट क्या है वो देखिए। देखिए जहां सिचुएशन को ऐसे देखो ना कि जहां जो एक्सप्लोजन वाला प्लेस है जहां पर एक्सप्लोजन हो रहा होगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हाईएस्ट पॉइंट से पहले है। तो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट से पहले एक्सप्लोजन हो रहा है तो यहाँ पर एक्सप्लोजन से पहले जो वेलोसिटी होगी, एक्सप्लोजन से पहले इस कैपिटल एम की जो वेलोसिटी होगी वो प्रोजेक्टाइल की टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, और मान लेते हैं कैपिटल वी होगी। जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन कैपिटल एम की वेलोसिटी वी अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब जब इसका एक्सप्लोजन होगा, इसके बाद जब ये पार्टिकल एक्सप्लोड करेगा एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पार्टिकल को लौट के यहीं आना है, तो आफ्टर एक्सप्लोजन एक पार्टिकल m/3 मास का बना, दूसरा पार्टिकल 2m/3 मास का बना। एक रिटर्न कर रहा वापस और एक आगे कंटिन्यू करेगा। खैर जहां से भी एक्सप्लोजन हो रहा है, मान लेते हैं कि ये हाइट स्मॉल h है,
एक्सप्लोजन वाली हाइट को आप h मान लो कि ये h हाइट पर एक्सप्लोजन हुआ, और दोनों फ्रैगमेंट्स का सेपरेट देखो आप, दोनों फ्रैगमेंट सेपरेटली, जो लाइट वाला फ्रैगमेंट है, जो लाइट फ्रैगमेंट यानी कि जो m/3 वाला फ्रैगमेंट है, उसको रिटर्न करना है वापस, मान लेते हैं कि वो v1 से रिटर्न करेगा, और जो हैवियर फ्रैगमेंट है, जो हैवियर फ्रैगमेंट यानी कि 2m/3 वाला जो है, उसको आगे कंटिन्यू होना है, लाइट वाले को इधर चलना है और हैवियर वाले को आगे चलना है, उसको v2 मान लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से एक पार्टिकल वापस वहीं पे जा रहा है जहां से उसने स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली उसी जगह पे गिरा वो जाके, और दूसरा पार्टिकल कहीं आगे जाके गिरा है। एक बात बिल्कुल श्योर है कि दोनों के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम हुए, दोनों फ्रैगमेंट्स के इंडिविजुअली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, फ्रैगमेंट m/3 का भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और फ्रैगमेंट 2m/3 का भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। जो फ्रैगमेंट m/3 का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसके अंदर वर्टिकल डिस्टेंस h कवर करना है, फ्रैगमेंट 2m/3 का जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसके अंदर भी वर्टिकल डिस्टेंस h कवर करना है। सो वर्टिकल मोशंस दोनों तरफ सिमिलर है, जितना वर्टिकल मोशन इसको करना है उतना ही वर्टिकल मोशन इसको भी करना है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां भी लगेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां भी लगेगी। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों पार्ट्स का सेम है, वर्टिकल एक्सेलरेशन दोनों पार्ट्स का सेम है। अब बात करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रोजेक्टाइल में इक्वेशंस जो हम लोग बनाते हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की बनाते हैं या तो वर्टिकल डायमेंशन की बनाते हैं, और जो इक्वेशंस हम बनाते हैं वो ये होती हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन वर्टिकल डायमेंशंस में लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर द वर्टिकल डायमेंशन, इन दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ये वाला पैरामीटर कॉमन है। एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायमेंशन यहाँ भी g है और एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायमेंशन यहाँ भी g है, ये वाला पैरामीटर भी सेम हो गया। नाउ टाइम वाला पैरामीटर सेम आने के लिए इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए, जो क्लियरली नहीं है, क्लियरली नहीं है, क्योंकि एक का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड आएगा, दूसरे की वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड आएगी, तो मैग्नीट्यूड की तो बाद में बात करेंगे, डायरेक्शन ही सेम नहीं है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड, तो अगर एक को प्लस में लिखेंगे तो दूसरा माइनस में आ जाएगा, तो यहां पर डिफरेंस आ जाएगा, एंड सो टाइम ऑफ लैंडिंग अलग होगी। टाइम ऑफ लैंडिंग अलग होगी अगर ये एक्सप्लोजन हाईएस्ट पॉइंट से पहले हो रहा तो। हाँ, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पर हुआ होता, अगर ये एक्सप्लोजन एग्जैक्टली हाईएस्ट पॉइंट पर होता तो एक डिफरेंट सिनेरियो बनेगा। वो क्यों बनेगा? क्योंकि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाते और यहां पर ये पार्टिकल एक्सप्लोड करता तो सिचुएशन ये होती है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वैसे भी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ही नहीं, तो ये जो दो फ्रेगमेंट्स आएंगे इनके पास भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं आएगी अगर वो सेम डायमेंशन में चलना चाहते हैं तो। अगर यहां पर और यहां पर वर्टिकल वेलोसिटीज ना होती, एक्सप्लोजन के बाद ये भी हॉरिजॉन्टल चलता है, एक्सप्लोजन के बाद ये भी हॉरिजॉन्टल चलता है, आफ्टर एक्सप्लोजन ये दोनों पार्ट्स हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं अगर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे जीरो आता है, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर जीरो वैल्यू होती तो दोनों तरफ टाइम आपको बराबर लगेगा। मतलब फ्रैगमेंट्स का टाइम तभी सेम हो सकता है जब या तो दोनों की वर्टिकल डायमेंशन में जीरो वेलोसिटी हो या फिर वो वर्टिकली बिल्कुल सेम तरीके से चले। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सर रिपीट कर दैट
देखिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ये था कि जितना टाइम m/3 को नीचे आने में लगेगा, क्या उतना ही टाइम 2m/3 को नीचे आने में लगेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं कैसे दूंगा कि टाइम की वैल्यू दोनों पार्टिकल की तभी बराबर आ सकती है जब उनके डिस्प्लेसमेंट्स, इनिशियल वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस ये वर्टिकल डायमेंशन में सेम आ जाए। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली सेम है, क्योंकि जब एक्सप्लोजन होगा तो m/3 और 2m/3 दोनों का हाइट तो एक ही होगा, एक ही हाइट पर दोनों दोनों पार्टिकल निकलेंगे। तो सेम हाइट पर m/3 है, उसी हाइट पर 2m/3 भी है। सो वर्टिकली आप हॉरिजॉन्टल मोशन ना देखें इनका, जस्ट ये देखें कि वर्टिकली ये भी h नीचे आएगा और ये भी h नीचे आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक ही हो गया। इस प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो दूसरे प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल मोशन में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो एक्सेलरेशन भी दोनों का एक हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी एक हो गया। अब अगर हमको टाइम ही सेम करना है तो ये तभी हो सकता है जब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दोनों पार्टिकल्स की एक ही हो। इस सिचुएशन में तो वर्टिकल डायमेंशन की वेलोसिटी सेम हो ही नहीं सकती है। एक का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, एक का वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है। So in this situation, not possible. It is possible, it may be possible if the explosion is at the highest point. Because if the object explodes at the highest point, property of projectile, whenever the projectile is at the highest point, the velocity is only along horizontal direction. At the highest point, the velocity is u cos theta in the horizontal direction. यहाँ vertical velocity होती ही नहीं है। तो जब vertical velocity नहीं होगी तो यहाँ पर जीरो वैल्यू आएगी, ये पार्ट जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन दोनों का बराबर चल रहा है, और यहाँ पर जब वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्लियरली टाइम वाला पार्ट दोनों तरफ सेम आना चाहिए। हुआ क्लियर अभी? सर हाईएस्ट पॉइंट पे भी एक्सप्लोजन के पहले केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इस बार की क्या गारंटी है कि एक्सप्लोजन के बाद भी नहीं, सिर्फ उसकी कोई हॉरिजॉन्टल ही गारंटी नहीं, रहेगी? उसकी कोई गारंटी। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था? मैंने अपने क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि हमारे को क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए दैट आफ्टर एक्सप्लोजन दे मूव हॉरिजॉन्टली। इट शुड बी रिटन इन द क्वेश्चन पार्ट। If it is written or mentioned in the question that projectile explode at the highest point and after explosion they move in the horizontal direction, then time बराबर लगेगा, else बराबर नहीं लगेगा। तो वही चीज समझा रहा हूं कि इक्वल टाइम आने की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं दैट इक्वल टाइम कंडीशंस क्या हैं, दैट एक्सप्लोजन शुड बी एट द टॉप पॉइंट, नंबर वन। नंबर टू, आफ्टर एक्सप्लोजन द फ्रैगमेंट्स मस्ट मूव हॉरिजॉन्टली। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो आप कहोगे टाइम बराबर आएगा, अदरवाइज टाइम फर्क है। सर पर जब COM पहुंच रहा है ग्राउंड पे वापस, तो तभी साथ में दोनों फ्रेगमेंट्स को नहीं पहुंचना चाहिए, वरना तो पहले पार्ट में जो इक्वेशन लगाई है वो यही, वो भी तो ऐसे ही लगेगी। क्या चीज? सर जैसे जब COM पहुंचा वापस ग्राउंड पे, उसी समय साथ में दोनों फ्रेगमेंट्स को पहुंचना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमने एक्स उसका माना है कि COM के हिसाब से। अगर अलग अलग टाइम पे आएगा तो एक्स तो चेंज होता रहेगा। नहीं, यहां पर बात समझिए। हम लोग क्या कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है। आप जो बात कह रहे हो वो क्या कह रहे हो, और हम जो बात कह रहे हैं वो क्या है, और दोनों में ये कंफ्यूजन क्यों कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर कौन से टाइम पर लैंड करेगा। बात ऐसे समझिएगा ढंग से। मैंने पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि एक्सप्लोजन के बाद दो पार्टिकल्स जब लैंड करेंगे तो वो किसी भी टाइम पर लैंड करें, एक पार्टिकल पहले लैंड कर जाए, एक पार्टिकल बाद में लैंड करे, लेकिन जब दोनों लैंडिंग हो चुकी है तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है।
आप जो बात कह रहे हो वो जानते हो क्या है? वो ये है कि मतलब आप जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपका ये कहना है कि साइमल्टेनियसली लैंडिंग इसलिए होनी चाहिए। एक बार पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं। आपका आर्गुमेंट शायद ये है कि पहला पार्टिकल यहाँ लैंड कर रहा है, दूसरा पार्टिकल उसी समय पर लैंड करना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास उस समय यहाँ होगा। यस सर, यही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको इसकी क्या गारंटी है कि जब एक फ्रेगमेंट लैंड करे तो उस समय सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा? इसकी क्या गारंटी है? सेंटर ऑफ मास यहां पर तब होगा जब टाइम की वैल्यू 2u sin थीटा बाई जी होगी। भाई सेंटर ऑफ मास तो उस पॉइंट पर अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही पहुंचेगा, जो कि प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है। भाई जब हम यहां से थ्रो करेंगे तो सेंटर ऑफ मास की लैंडिंग वाला टाइम, ये टाइम 2u sin थीटा बाई जी है। इसकी क्या गारंटी है कि इसी टाइम पर पहला वाला फ्रेगमेंट नीचे आया होगा? हो सकता है कि जब यहां पर एक्सप्लोजन हुआ और फर्स्ट फ्रेगमेंट यहां पर आ गया, मतलब ये पार्टिकल एक्सप्लोड कर गया। इसको एक डेटा के थ्रू समझाते हैं। मान लेते हैं कि 2u sin थीटा बाई जी ये वैल्यू, मान लेते हैं कि ये वैल्यू 5 सेकेंड्स है। मान लेते हैं कि ये वैल्यू 5 है। इसका मतलब प्रोजेक्ट करने के 5 सेकंड के बाद, सेंटर ऑफ मास यहां लैंड कर जाएगा। 5 सेकंड बाद प्रोजेक्टाइल के 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। अब सपोज करते हैं कि जब 1 सेकंड हुआ तो बॉडी एक्सप्लोड कर गई। 1 सेकंड पर बॉडी एक्सप्लोड कर गई। अब एक्सप्लोड करने के कुछ टाइम बाद m/3 लैंड कर गया। तो इसकी क्या गारंटी है कि अगर एक्सप्लोजन 1 सेकंड में हुआ है तो m/3 पार्टिकल को अब 4 सेकंड और लगेंगे तब नीचे आएगा वो? आप कॉमन सेंस लगाएं। हमने पार्टिकल को थ्रो किया, हो सकता है थ्रो करते ही एक्सप्लोड कर जाए। ऐसे सोचिए, मान लिया हमने पार्टिकल फेंका और फेंकते ही वो एक्सप्लोड कर गया, तो एक फ्रेगमेंट तो उसी टाइम पर नीचे आ गया और दूसरा फ्रेगमेंट हवा में उछल करके कुछ टाइम बाद नीचे आएगा। हो सकता है ना ऐसे, कि नहीं हो सकता? यस सर। प्रॉब्लम ये हो रही है टाइम्स को लेकर, मतलब मोमेंट्स को लेकर के। पोजीशन वही रहेगी सेंटर ऑफ मास की। विश्वम जी, डाउट क्लियर हुआ है नहीं भी? यस सर, समझिए। हाँ। सर अब हाँ, जैसे एक पार्टिकल लैंड कर गया, दूसरा अभी भी हवा में है, तो जो हाँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सेंटर ऑफ मास है वो भी हम्म, उस ट्रेजेक्टरी पर होगा ना, जो हाँ, पिछला इस वाला ट्रेजेक्टरी जो ओरिजिनल इनके सेंटर ऑफ बिल्कुल मास की बिल्कुल ट्रेजेक्टरी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वो एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना हो जाएगा। जानते हो क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना क्यों होगा। अगर कोई एक पार्टिकल अर्लियर लैंड कर जाए, एक पार्टिकल की लैंडिंग पहले हो जाएगा, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मान लीजिए एक पार्टिकल पहले लैंड कर गया और दूसरा पार्टिकल अभी भी चल रहा है, दूसरा पार्टिकल किसी पाथ पे चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास m/3 और 2m/3 का वो भी चल रहा होगा, लेकिन वो चलेगा उसी पुरानी वाली ट्रेजेक्टरी पर। कंसेप्ट ये है, सेंटर ऑफ मास उसी प्रीवियस ट्रेजेक्टरी पे चलना चाहिए जिस ट्रेजेक्टरी पर वो बगैर एक्सप्लोजन चल रहा था। ये कंसेप्ट लगाते हो। इसमें भी एजम्पशन है कि जो फ्रेगमेंट लैंड कर चुका है वो रिबाउंड नहीं कर रहा। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब लैंडिंग होगी तो m/3 जमीन पे पड़ा रहेगा, उछलेगा नहीं वहां से। और इसके बाद सिचुएशन क्यों कॉम्प्लिकेट हो जाती है? क्योंकि इसके बाद इस सिस्टम पर जब एक्सटर्नल फोर्स देखोगे आप, इसके बाद इस सिस्टम पर जब एक्सटर्नल फोर्सेस चेक करोगे
तो ग्रेविटी के अलावा एक फ्रेगमेंट जमीन पे आ चुका है, उस पर नॉर्मल भी लग रहा होगा। ऐसे में अब सेंटर ऑफ मास के मोशन थोड़ी सी चेंजेस होंगे, क्योंकि यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल दिखा रहे हो आप। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे जो टाइम है कैपिटल एम मास का टू साइन थीटा बाई जी, तो 2m/3 और m/3 का टाइम उस टाइम से बड़ा नहीं हो सकता ना फिर। नहीं, वो जो देखिए सबके अपने अपने डाउट्स हैं, पहले तो आपस में रिलेट करो कि डाउट्स चल क्या रहे हैं। एक डाउट था कि साइमल्टेनियस लैंडिंग होगी कि नहीं होगी, वो समझाया जा चुका है। और इंट्यूटिवली भी आप सोच सकते हो। हमने मान लीजिए बुलेट से गन फायर की और वहीं पर फायर करते ही वो एक्सप्लोड कर जाए, तो इंट्यूटिवली आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई एक फ्रैगमेंट तुरंत गिर जाएगा, एक उछल के हवा में जाएगा, सब गिरेगा। तो ये तो प्रैक्टिकली भी देखा जा सकता है। दूसरी बात ये जो इन्होंने कहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है, जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी ट्रेजेक्टरी के बारे में बात कर रहे हैं लोग कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी है, ये ट्रेजेक्टरी जो पहले वाली थी वही रहेगी। ये दो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, इनमें कंफ्यूजन ना करें। आर्यन, डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा कि नहीं? या और यस कोई डाउट सर, है? लेकिन जब नॉर्मल फोर्स लगने लगेगा तो फिर सेंटर ऑफ मास की ट्राइजेक्टरी बदलेगी नहीं? नॉर्मल फोर्स लगने के बाद सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी बदलेगी कुछ, वही तो मैं क्योंकि कह रहा हूँ एफ कि वो एक्सटर्नल बदल गया ना। एफ एक्सटर्नल में ये एन आ गया ना, जो m/3 जमीन पर आ गया मान लीजिए। तो अगर इसको आप काउंट करोगे ना, इस नॉर्मल को काउंट करोगे, तो डेफिनेटली ट्रेजेक्टरी क्या कर जाएगी, यहाँ पर चेंज करेगी। लेकिन इस देखो एक बात सुनिए, तो हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते तो हमारे क्वेश्चन में ये कहाँ लिखा होता है कि जो हमने प्रोजेक्शन किया है वो ग्राउंड से किया है। हमने भी जो क्वेश्चन, हमने सिर्फ ये कहा कि हमने एक पार्टिकल फेंका, हवा में भी तो फेंक सकते हैं। मतलब हो सकता है कि ये पार्टिकल हवा में है और ये m/3 हवा में आ गया, ये पार्टिकल m/3 हवा में आ गया। आगे की आप कहानी सुन कहाँ रहे, आगे की चीज हमको दी ही कहाँ जा रही है। जानते हो गलती क्या हुई है? फिर से समझते हैं। लास्ट पॉइंट है, आपसे ये कहा गया है कि भाई ये एम हमने फायर किया। हो सकता है कि हमने हवा में फायर किया, गन को हवा में लेकर के, और एयर गन हवा में लेकर के बुलेट फायर कर दी। तो फायरिंग वाली पोजीशन एयर में है, m/3 फ्रेगमेंट इस पोजीशन पर आ गया। अब अगर ये पोजीशन हवा में है, अब अगर ये पोजीशन हवा में है, तो ये m/3 यहां आने के बाद नीचे भी तो जाएगा। अगर ये पोजीशन हवा में है तब तो नॉर्मल लगेगा नहीं, और इस पोजीशन पे आने के बाद वो फ्रेगमेंट ऑल ऑफ सडन रुक तो जाएगा नहीं, यानी कि वो फ्रेगमेंट नीचे भी जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, m/3 नीचे की तरफ चल रहा होगा, 2m/3 भी नीचे आ रहा होगा, और फिर कहीं कुछ ऐसा होगा कि m/3 नीचे गया होगा, 2m/3 लैंड किया होगा, और उस टाइम पर कहीं सेंटर ऑफ मास जो है, आप उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास जो है वो आप दिखाओगे एग्जैक्टली वहीं पर लैंड कर रहा होगा जहां पर वो पहले लैंड कर रहा था। इस टाइप की सिचुएशन बनेगी। अगर उसको हम ये मान लेंगे कि जमीन पे छू गया, तो फिर तो सेंटर ऑफ मास वहां जाएगा भी नहीं जहां उसको जाना था पहले। आई बात समझ में? यस। इसलिए इसीलिए बोला ये जो टॉपिक है ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल्स में इसको टच नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसकी वेटेज को नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हम लोग न्यूमेरिकल्स में ये कभी नहीं मानते हैं कि जो ये पार्टिकल है वो वापस आया, उस पर नॉर्मल लग रहा, हम मानते ही नहीं। हाँ, लेकिन गलती हम ये भी करते हैं कि हम लोग m/3 को यहाँ पर वापस ला करके ये भूल जाते हैं कि आगे भी वो उसका मोशन होगा।
और अगर आगे मोशन नहीं होगा तो यहाँ पर फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स लगाएंगे तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास यहाँ जाएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें अगले क्वेश्चन पे यार। यस सर। ठीक है, आगे Yes. मूव करें। ठीक है, हाँ, हाईएस्ट पॉइंट होता अगर, देखिए अगर यही क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, और ये अभी जो हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सप्लोजन वाला न्यूमेरिकल है, हाईएस्ट पॉइंट एक्सप्लोजन न्यूमेरिकल, और उसका पैराग्राफ, उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन पीवाईक्यू के 22 में शायद देखिएगा, 22 या 21, ईयर 22 या ईयर 21 में एक पैराग्राफ आया हुआ है एग्जैक्टली इसी आर्टिकल के ऊपर। उसमें ये काम किया है इन्होंने, हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल को एक्सप्लोड कराया है, और यही सब चीजें उसमें पूछी गई हैं। और मैं आपसे डिस्कशन ये कर रहा हूँ कि अगर हाईएस्ट पॉइंट के अलावा एक्सप्लोजन होगा तो लैंडिंग टाइम अलग अलग हो सकते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देंगे हम। अच्छा, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सप्लोजन होगा तो उसके, और एक्सप्लोजन के बाद फ्रेगमेंट्स हॉरिजॉन्टल ही चले, एक्सप्लोजन हाईएस्ट पॉइंट पर हो, उसके बाद के फ्रेगमेंट्स हॉरिजॉन्टल ही चले, तो उन इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स को नीचे आने में और कितना समय लगेगा? मतलब m मास u वेलोसिटी से फेंका, थीटा से फेंका, और एग्जैक्टली टॉप पॉइंट पर आए तो यहां पर एक्सप्लोज हो। और ये भी दिया जा रहा है कि एक्सप्लोजन के बाद, ये भी दिया गया आपको कि आफ्टर एक्सप्लोजन ये दोनों फ्रेगमेंट्स हॉरिजॉन्टल ही चलेंगे। ये मान लो दिया जाए कि दोनों ही हॉरिजॉन्टल चलेंगे, हो सकता है एक बैकवर्ड चले एक फॉरवर्ड चले, हो सकता है दोनों ही फॉरवर्ड चले। इस केस में m/3 और 2m/3 को लैंड करने में और कितना टाइम चाहिए, और कितना टाइम चाहिए इनको लैंड करने में? तो अब आप ये कहोगे, ये जो केस बनेगा, इस केस में क्या होगा कि अगर m/3 बैकवर्ड लैंड कर रहा है, 2m/3 फॉरवर्ड लैंड कर रहा है, बट सेंटर ऑफ मास वहीं पर लैंड करेगा जहां वो अनएक्सप्लोडेड कंडीशन में लैंड कर रहा था, और यहां पर इन सब की लैंडिंग साइमल्टेनियस होगी। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन वर्टिकली कोई वेलोसिटी क्रिएट नहीं हो रही है, ना तो एक्सप्लोजन से पहले कोई वर्टिकल वेलोसिटी है, ना एक्सप्लोजन के बाद कोई वर्टिकल वेलोसिटी है, इसलिए ये सब साइमल्टेनियस लैंड करेंगे। सेंटर ऑफ मास की लैंडिंग 2u sin थीटा बाई जी पे होगी, एंड सो इसी टाइम पर बाकी फ्रेगमेंट्स में लैंड कर रहे होंगे। एग्जैक्टली इसी टाइम पर 2m/3 लैंड करेगा, एग्जैक्टली इसी टाइम पर m/3 लैंड करेगा, और ये दोनों इस तरीके से लैंड करेंगे, मतलब इनकी लैंडिंग पोजीशन इस तरीके से होंगी। 2m/3 और m/3 की लैंडिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों पोजीशंस का सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट बने, जो कि रेंज है। गॉट इट? क्लियर हुआ ये चीज? ये जल्दी बताएं इसको, क्योंकि हम फिर रह जाएगा टॉपिक आज। यस सर। Yes, sir. नहीं हुआ क्लियर? ये हो गया? हो गया सर। यस सर। ओके, अगर यहीं पर अगर ऐसा हो जाता कि ये पार्टिकल एक्सप्लोड तो हाईएस्ट पॉइंट पे ही करेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही एक्सप्लोजन होगी, एक्सप्लोजन टॉप मोस्ट पर है, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद एक फ्रेगमेंट सीधा नीचे फॉल कर जाए, और एक फ्रेगमेंट कहीं पर मूव करे। आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूं मैं।
अगर ऐसा हो जाए कि एक्सप्लोजन हाईएस्ट पॉइंट पर हुआ है, फ्रेगमेंट m/3 और फ्रेगमेंट 2m/3 में से m/3 इस पॉइंट से ड्रॉप किया गया है, मतलब ड्रॉप हुआ है, यानी एक तरीके से m/3 फ्रेगमेंट में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, इट जस्ट ड्रॉप्स, m/3 जस्ट ड्रॉप्स, इट जस्ट ड्रॉप्स एंड 2m/3 कंटिन्यूज फॉरवर्ड। ये लैंडिंग सेम टाइम पर होगी कि अलग अलग टाइम पे होगी? Explosion is at the highest point, m/3 starts from the rest after explosion and 2m/3 वो आपको सोचना पड़ेगा किधर जाएगा। m/3 after explosion it starts from zero velocity and so falls vertically. ये बताइए, एक्सप्लोजन से पहले अगर एक्सप्लोजन टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो रहा है तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इस कैपिटल एम मास के पास कितनी वेलोसिटी रही होगी? जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन कैपिटल एम के पास वेलोसिटी U तो u cos theta। u cos theta, यानी कि कैपिटल M was traveling with u cos theta just before explosion. After explosion, capital M was traveling with u cos theta at some height, which was the maximum height, क्योंकि ये एक्सप्लोजन मैक्सिमम हाइट पे हो रहा है। आफ्टर एक्सप्लोजन m/3 ड्रॉप्स, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, सो इट फॉल्स फ्रीली। 2m/3 मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से एक्सप्लोजन के बाद इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, जितना यहां मोमेंटम है उतना मोमेंटम यहां आना चाहिए। इसका मतलब 2m/3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना चाहिए और मोमेंटम के कंजर्वेशन के हिसाब से mu cos थीटा मस्ट बी 2m/3 जो भी यहां पर वेलोसिटी होगी, एंड यहां से इसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये मैंने डायरेक्ट किया है, आपको समझना होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। अब आप बताओ, क्या इस केस में एक्सप्लोजन के बाद किसी भी फ्रेगमेंट को वर्टिकल वेलोसिटी मिल रही है? ना तो इसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी, ना तो इसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी, और एक्सप्लोजन से पहले भी कुछ नहीं है। तो अगर आप वर्टिकल मोशन देखो ना, खाली हॉरिजॉन्टल मोशन छोड़ दीजिए, जस्ट चेक द वर्टिकल मोशन वाई डायमेंशन में। वर्टिकली यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0, वर्टिकली यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0, वर्टिकली इसको भी h डिस्टेंस कवर करना है, वर्टिकली इसको भी h कवर करना है, वर्टिकली यहां पर भी ग्रेविटी की एक्सेलरेशन, वर्टिकली यहां पर भी ग्रेविटी की एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल मोशन तो दोनों के आइडेंटिकल हो रहे, हॉरिजॉन्टल मोशन में फर्क है, एंड सो टाइम बराबर ही लगेगा इनको, और ये वही टाइम होगा जो सेंटर ऑफ मास के जाने का टाइम होगा। ये हुआ क्लियर? Yes. yes sir। यस ओके, अगर कहानी ये हो जाती, अगर इसी में कहानी ये हो जाती कि m/3 एक्सप्लोड हुआ हाईएस्ट पॉइंट पर, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद ये ऊपर चलने लगा, तो एक्सप्लोजन हाईएस्ट पॉइंट पर होता है लेकिन उसके बाद m/3 का एक वर्टिकल मोशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये ऊपर चलने लगता है। क्या आप बता पाओगे 2m/3 हॉरिजॉन्टल ही चलेगा या फिर इसको भी कुछ एंगल पे चलना पड़ेगा? एंगल पे। एंगल कुछ क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना है आपको। इस केस में इनकी लैंडिंग अलग अलग टाइम पर हो जाएगी, बिकॉज इनके वर्टिकल मोशंस में डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, ये था, मैं ये समझाना चाह रहा था आपसे। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आओ। नाउ कोलिजन्स।
इसमें भी पर्टिकुलरली हम थोड़ा सा टच करेंगे रेस्टिट्यूशन वाले को लेकर के, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम ज्यादा टच करेंगे। तो जो थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू लें, अगर इसका जल्दी से समरी बनाए तो समरी ये थी इसकी कि इसकी क्विक समरी अगर देखें तो ये थी कि अगर कोलिजन वन डायमेंशन में हो रहा है, अगर वन डायमेंशन कोलिजन है तो उसके लिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की अलग इक्वेशंस होती थी। अगर कोलिजन वन डायमेंशन में हो रहा है, वन डायमेंशन कोलिजन मतलब कि m1 की u1 वेलोसिटी, m2 की u2 वेलोसिटी और ये कोलाइड कर गए। अब कोलिजन कैसा भी हो सकता है, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, जैसा भी हो, बट ये दोनों कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद इनकी अपनी अपनी कुछ वेलोसिटीज होंगी, एक की v1 और एक की v2। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे को जो इक्वेशंस लिखनी होती हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखते थे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, एक इससे हम सॉल्व करते थे। और एक और इक्वेशन बनाते थे सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, रिलेटिव स्पीड को लेकर के। कोलिजन के बाद की जो रिलेटिव वेलोसिटी है v2 माइनस v1 इक्वल टू कोलिजन के बाद वाली रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कोलिजन से पहले वाली रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि u2 माइनस u1। ये रेशियो नेगेटिव e के बराबर करते थे एंड e को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते थे हम लोग, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट। दो हमारे ये रिजल्ट थे, तो इसमें मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि वन डायमेंशनल कोलिजन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था कि वन डायमेंशनल कोलिजन में ये दो से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। परफेक्ट इलास्टिक होने पर ई को 1 कर देते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक होने पर ई को 0 कर देते हैं, अदरवाइज ई की वैल्यू दी जाती है। दूसरा हमारा एक कंसेप्ट था, इसके अलावा दो मेजर जो कंसेप्ट आए थे वो ये आए थे। जो ये रिफ्लेक्शन था, ये जो मेन टॉपिक आया था हमारा कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस। ये सब डिटेल आपको क्लास 11 में मिल जाएगी उसमें। इसमें हम लोगों ने कुछ ये एक टॉपिक पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस में टॉपिक ये पढ़ाया गया था कि अगर कोई एक सरफेस है और उसके नॉर्मल से सरफेस है, उसके नॉर्मल है, उससे कुछ एंगल पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया हो, नॉर्मल से कोई थीटा एंगल पर विथ स्पीड u, और ये रिबाउंड करके दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है विथ स्पीड v एंड ये एंगल अल्फा हो। तो एक रिलेशन डेवलप किया गया था बिटवीन द थीटा और अल्फा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में एक रिलेशन आया था और वो कुछ ऐसा आया था, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय e। ये मेमोरी में होना चाहिए हमारे, बता रहा हूँ, एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। ये है याद या नहीं याद है? ये इसका डेरिवेशन चाहिए, मतलब ये आप अगर याद याद है? याद है। यस सर। ओके ओके। और इसमें अब इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, मतलब ये जो रिजल्ट है इस पर दो चार बढ़िया प्रॉब्लम देखो। मतलब एक्चुअली क्या है कि रिजल्ट मालूम है, बट दिक्कत ये हो रही है कि जब वो रिजल्ट लगाने का टाइम आ रहा होता है तो हमसे वो क्वेश्चन नहीं होते हैं सॉल्व। वो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक आर्टिकल और था 2 डायमेंशन कोलिजन, टोटल 3 थे। अगर ये तीनों रिवाइज कर लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि ऐसे करके एक स्क्वायर टेबल है,
ऐसे करके एक टेबल बनाते हैं स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर टेबल ABCD, स्क्वायर टेबल ABCD। इसमें मैं एक चीज मेंशन कर दूं कि ये सिचुएशन ऐसी है, जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, मतलब टेबल का टॉप हॉरिजॉन्टल है, टेबल का टॉप हॉरिजॉन्टल है और उसके चारों साइड दीवार खड़ी करी गई है। टेबल हॉरिजॉन्टल है और उसकी चारों एजेस के ऊपर वर्टिकली वॉल्स क्रिएट कर दी गई है, वर्टिकल वॉल्स। तो ये वो वर्टिकल वॉल्स दिखाई जा रही है, मतलब AB इज अ वर्टिकल वॉल, BC इज अ वर्टिकल वॉल, मतलब इस टाइप की चीज। टेबल है और उसके चारों तरफ ऐसे दीवार खड़ी कर दे, ये इस टाइप है, चारों साइड से उठा हुआ टेबल है। उस टेबल के फ्लोर पर, जो टेबल है उसका जो फ्लोर है, उसमें एक पार्टिकल को लॉन्च किया जा रहा है पॉइंट P से, एक पार्टिकल को U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है अल्फा एंगल पर। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट अल्फा एंगल। ये फ्लोर के अलोंग है, फिगर थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। मतलब अगर हम इसमें बात करें तो ये पार्टिकल टेबल की फ्लोर पे चल रहा है, यानी कि टेबल के सरफेस पे चलेगा। इधर जो एज है, उस एज पे जो वर्टिकल वॉल है उससे कोलाइड करेगा और दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। कैरम की तरीके से आप कैरम मान सकते हो। कैरम कैरम वाला गेम जो रहता है कि जो हमारा स्ट्राइकर है वो चारों साइड से टकरा करके वापस आएगा। तो ये पार्टिकल को हमने U स्पीड से फेंका और ये पॉइंट A से X डिस्टेंस पर है। कैरम का एग्जांपल मान ले, प्रॉपर्ली इमेजिन कर सकते हो कि क्या हुआ है। ये पार्टिकल इधर स्ट्राइक करता है BC वॉल को, फिर CD को स्ट्राइक करता है, फिर इस वाली वॉल को स्ट्राइक करता है और वापस वहीं आ जाता है जहां से चला था। इस तरीके से चलाएगी। PQRS ये उसका पाथ है, P से Q गया, Q से R गया। कैरम के थ्रू इमेजिन कर सकते हैं कि कैरम का जो स्ट्राइकर है वो स्ट्राइकर चारों साइड को टच करता हुआ फिर वहीं आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज स्मॉल e, रेस्टिट्यूशन दे रखा है इसमें स्मॉल e, और इस स्क्वायर की साइड लेंथ गिवन है, साइड लेंथ A गिवन है। सॉल्व हमको ये x करना है, मतलब पॉइंट A से कितने डिस्टेंस पर स्ट्राइकर को हम प्रोजेक्ट करें जिससे कि ये चारों से टकरा करके वापस यहीं पर आ जाए, उसके लिए ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट J लेवल पर है पूरा, और हमको एग्जामिनेशन में ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर वो चीज स्ट्राइक करनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, अ पार्टिकल स्ट्राइकिंग अ सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग इन सम अदर डायरेक्शन। आने का डायरेक्शन और जाने का डायरेक्शन जब अलग हो तो मतलब आपको समझना होगा कि उस रिजल्ट का एप्लीकेशन होना है यहाँ पर। एक बात समझते हैं कि
अगर हमने ये अल्फा एंगल दिया है, तो अगर आप पॉइंट क्यू की बात करो, पॉइंट क्यू पर जब नॉर्मल बनाएंगे, पॉइंट क्यू पे जब नॉर्मल बनाएंगे, तो उस नॉर्मल के साथ ये पार्टिकल अल्फा एंगल बना रहा होगा, और मान लेते हैं कि उससे बीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ, ये अल्फा एंगल पर आकर के और बीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ। तो सबसे पहले आप tan बीटा को लिख सकते हो, tan बीटा विल बी tan अल्फा एंड डिवाइडेड बाय ई। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लगा रहा हूं और आप भी डायरेक्टली ही लगाओगे। फिर पॉइंट आर पे जाएंगे, पॉइंट आर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें, पॉइंट आर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने एंगल पर जा रहा है यहाँ, 90 में। वो 90 माइनस बीटा, अगर ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा हो गया। फिलहाल उसको हम, अगर ये 90 माइनस बीटा है मान लीजिए यहाँ पर, तो इसके बाद इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, अगर ये एंगल 90 माइनस बीटा है, तो इसके बाद जो इसका रिफ्लेक्शन होगा, मान लेते हैं वो थीटा एंगल पर हो गया, तो रिफ्लेक्शन एंगल थीटा है, सो tan ऑफ थीटा, इंसिडेंस एंगल 90 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय रेस्टिट्यूशन। ये एज्यूम कर रहे हैं कि हर तरफ रेस्टिट्यूशन सिमिलर है। क्या थीटा और अल्फा में कोई रिलेशन बन रहा है? यस यस ये tan 90 बीटा becomes cot बीटा, इधर tan बीटा है, इधर cot बीटा है। कैन वी हैव एनी रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा? 1/10 अल्फा। नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि इस थीटा और एंड अल्फा आर इक्वल एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या कुछ ऐसा रिलेशन है क्या उनके बीच में? ऑब्जर्व करने वाली बात है। tan बीटा tan अल्फा बाई ई है, tan थीटा हमारा tan 9 मतलब cot बीटा बाई ई है। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो ये cot बीटा मतलब 1/10 बीटा। अब 1/10 बीटा का मतलब e/10 अल्फा, कुछ ऐसा बनेगा ये, मतलब tan थीटा इक्वल टू cot अल्फा, ऐसा कुछ नहीं बन रहा आपका, tan थीटा बराबर cot अल्फा। Yes, Yes. yes, sir. यस सर, सर यही यस बन सर। तो रहा है। इसका मतलब थीटा 90 माइनस अल्फा नहीं हुआ? Yes, sir. यस क्या क्या ये कहना सही है कि PQ and RS are parallel lines? PQ and RS, they are parallel lines. PQ and RS, they are parallel. यस और नो बताना है आपको, जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हो सकता है कि PQ एंड RS पैरेलल हो सकता ना हो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं तो MCQ बनाने में जाऊंगा तो इससे 3-4 ऑप्शन बना सकते हैं, वो है पैरेलल, जो आपको देखना होगा ये पैरेलल है। इनफैक्ट आपको ये प्रूफ करके दिखा सकते हो कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो थीटा इज 90 माइनस अल्फा। नाउ लास्ट पॉइंट एस, इट इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ कर लीजिएगा। कैसे प्रूफ करना है वो थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि PQ एंड RS पैरेलल लाइंस कैसे होंगे। एंड इजीली प्रूफ हो रहा है, थीटा इज 90 माइनस एंगल जो अल्फा। एंगल PSR थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो उसमें थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। डायरेक्टली यार इन चारों एंगल्स को ऐड करिए, 180 नहीं आ रहा। जी Yes, sir. यस This is सर। 90 minus alpha, 90 minus alpha, 90 minus beta plus alpha, total becomes 180. ये एंगल 180 बनने का मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही है।
तो अब आप बता सकते हो कि यहाँ पर क्या एंगल बनेगा, और वैसे भी बता सकते हैं ये थीटा है जो कि 90 माइनस अल्फा है, तो फिर यहाँ पर अल्फा एंगल बना, और यस अगर ये एंगल अल्फा बना तो उसके एडजेसेंट एंगल, अगर इसको हम फिलहाल गामा वगैरह कुछ मान लें, हालांकि इसको भी निकाल सकते हैं, तो आपको इसमें दो काम करने होंगे, ज्योमेट्री का यूज करना होगा और इस रिजल्ट का यूज करना होगा, तब ये क्वेश्चंस होते हैं। आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जनरली इनमें जो क्वेश्चन से फ्रेम किए जाते हैं उनमें मैथ्स इन्वॉल्व होगी। फिलहाल इसको अगर हमने गामा माना है तो tan ऑफ गामा विल बी tan ऑफ अल्फा बाय ई, इसका मतलब गामा और बीटा बराबर है, और वो हम वैसे भी बोल सकते थे जब ये प्रूफ हो चुका है कि पैरेललोग्राम है, ये लाइन पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। खैर, मतलब इसमें अगर आप फंसोगे, अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो जनरली लोग फंसेंगे, वो इन एंगल्स में और ज्योमेट्री में फंस जाएंगे। अब आप बताइए डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, सारे एंगल ऑलमोस्ट आ चुके हैं, हमें को ये डिस्टेंस निकालनी है। देखिए, मैं हेल्प कर दे रहा हूँ, मैं फिर बोला कि इनमें फिजिक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है, मोस्टली आप मान के चलो 90% मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है। और कैसे कर सकते हैं, देखिए, जब हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई लेंथ पी एस मस्ट बी लेंथ क्यू आर। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, या फिर ये दोनों लेंथ बराबर होंगी। नाउ लेंथ पी एस को निकालेंगे कैसे? अगर मुझे लेंथ पी एस निकालना हो तो ये कैसे निकालें, देखिए, लेंथ पी एस की वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर ये गामा एंगल है, इसका ऑल्टरनेट एंगल भी गामा है। गामा और एक्स के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ गामा एंड दिस एक्स, इन टर्म्स ऑफ गामा एंड एक्स, आप इस लेंथ पी एस को निकाल सकते हो। कॉस ऑफ गामा विल बी दिस ए पी डिवाइडेड बाई एस पी। सो बेसिकली जो एस पी लेंथ होगी वो हो जाएगी एक्स इंटू सेक ऑफ दिस गामा वैल्यू। गामा इक्वल्स टू बीटा है, और बीटा इज tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा बाई ई। फिलहाल मैं गामा के फॉर्म में छोड़ रहा हूं, इक्वल टू क्यू आर, लेंथ क्यू आर निकालनी है। अगर एपी लेंथ एक्स है तो पीबी लेंथ, टोटल साइड लेंथ दिया हुआ था हमें, तो ये लेंथ ए माइनस एक्स हो जाएगी। इसके बाद आप बी क्यू निकाल सकते हो, लेंथ बी क्यू ए माइनस एक्स, और अगर ये अल्फा है तो बी क्यू निकाल सकते हैं, विच इज ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा, ये लेंथ। और टोटल साइड में से बी क्यू को माइनस करेंगे जब, तो क्यूसी लेंथ आ जाएगी, क्यूसी लेंथ। क्यूसी लेंथ विल बी टोटल साइड लेंथ ए
minus b2q which is a minus x tan alpha। जब QC लेंथ आ जाएगी तो QR भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। जब Q2C लेंथ आ जाएगी तो Q2R तक की लेंथ भी निकाल सकते हैं, ये लेंथ भी निकाल सकते हैं। और ये आएगा a माइनस x tan alpha and this whole multiplied by cos x बीटा होना चाहिए। एक बार आप भी कंफर्म करना, ये मेरा अपना कैलकुलेशन ऐसे बोल रहा है। yes sir तो प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि जैसे एग्जाम में अगर होता है ये क्वेश्चन, क्लियरली बताऊं आपको, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि टफ है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हमारा को इतना एग्जाम प्रेशर होता है कि ये सब चीजें स्ट्राइक करना है, कि डिस्टेंस भी देखना है, एंगल भी देखना है, पैरेललोग्राम भी देखना है, एक डिफिकल्ट टास्क होता है हमारे लिए। और बट एक एज ए हेल्प आपको ये बता सकता हूँ कि भाई इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जनरली इस कंसेप्ट के ऊपर जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो उनमें यूज ऑफ ज्योमेट्री काफी लगाई गई है। मतलब ज्योमेट्री यानी पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, इनका यूज करा गया है। और ज्योमेट्री का यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज, अगर आप इस तरीके से अपने लाइन ऑफ थिंकिंग को रखोगे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं हम लोग। जो पूछा जाएगा वहां तक जा सकते हैं कि भाई क्या कैसे निकालना है इसको, क्योंकि मैथ्स है। प्रॉब्लम समझिएगा, मैथ है ये। और जैसे मैथ्स में प्रॉब्लम होती है वैसे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बिकॉज मैथ्स में प्रॉब्लम यही होती है कि बिकॉज हमको अगला स्टेप क्या करना है ये मालूम नहीं होता। पर्पज ये होता है कि इन क्वेश्चंस को कराने का पर्पज ये है कि आपको कुछ आइडियाज लगे कि हाँ यार ऐसे भी सोच सकते हैं। नाउ एक सिमिलर प्रॉब्लम और देखिए। अब ये सर्कुलर फॉर्म में, पिछली बार स्क्वायर फॉर्म था, नाउ इट इज सर्कुलर। सर्कुलर टेबल मान लेते हैं, मतलब सर्कुलर कैरम बोर्ड मान लीजिए। एक कैरम बोर्ड सर्कुलर डिजाइन का मान लेते हैं और उसके साइड में वॉल लगा दीजिए। नॉर्मल कैरम बोर्ड स्क्वायर शेप के होते हैं, अगर उसको सर्कुलर शेप का बनाए और उसकी जो सरकमफ्रेंस है उधर दीवार खड़ी कर दें। और अब सेंटर से, सरकमफ्रेंस से एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया ए पॉइंट से एट अल्फा एंगल। अल्फा एंगल पर, थीटा एंगल पर, कोई भी एंगल मान ले, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। और आफ्टर टू कोलिजन्स, यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आफ्टर टू कोलिजन्स पार्टिकल इज बैक टू द पॉइंट ए। यहां से प्रोजेक्ट करने के दो कोलिजन्स के बाद यहां से प्रोजेक्ट करिए, एंड आफ्टर टू कोलिजन्स द पार्टिकल रिटर्न्स टू द पॉइंट ए। After two collision, the particle returns to the point A. Find alpha. Find alpha if coefficient of restitution is 1/2. तो मैं फिर बोल रहा हूं आपसे कि इसमें आप ये मत सोचिएगा, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि पार्टिकल टकरा टकरा करके वापस आ जा रहा है। अब वो स्क्वायर ज्योमेट्री से वापस आया, सर्कुलर ज्योमेट्री से वापस आया, पेंटागन ज्योमेट्री से वापस आया, अल्टीमेटली लगना तो वही वाला कंसेप्ट है।
और इसको आप रे ऑप्टिक्स में भी लगा सकते हो। अगर किसी ने ध्यान दिया हो, किसी ने भी पीवाईक्यू लगाया होगा अगर, तो हमारे रे ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन है, उसमें यही काम मिरर्स के साथ किया गया है। ऐसे 4 मिरर्स हैं और एक एमसीक्यू का पीवाईक्यू है जिसमें कहीं अंदर से कोई एक रे आई है, शायद बाहर से या अंदर से एक रे भेजी गई है, और उसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन था कि वो रे जो है इसी जगह से बाहर एग्जिट कर जाए। जिन्होंने लगाया होगा उनको याद आ सकता है, मेरे को ईयर वगैरह कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या है ये, बट इतना जरूर याद है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के पीवाईक्यू में है। तो ये जो आर्टिकल आपको दिया जा रहा है, इसमें और रे ऑप्टिक्स में फर्क सिर्फ इतना होना है, यहाँ में और रे ऑप्टिक्स में सिर्फ एक ही फर्क होना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उनमें ई का रिलेशन चलता है, और अगर रे ऑप्टिक्स में जाओगे तो वहां पर सिर्फ इतना फर्क है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका दोनों का एक ही। तो ये पार्टिकल जाएगा किसी पॉइंट बी से टकराएगा, वहां से फिर वापस कहीं जाएगा किसी डी पॉइंट पर, वहां से ऐसे ए पे वापस आ गए एज पर क्वेश्चन। पहला कोलिजन ये है, दूसरा कोलिजन ये है। इसके बाद ज्योमेट्रीज का यूज करेंगे। पॉइंट बी पर नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल सेंटर से पास होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। रिफ्लेक्शन एंगल बीटा मान लेते हैं, और रिजल्ट ये है कि tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा डिवाइडेड बाय ई। पॉइंट डी पर नॉर्मल बनाएंगे, ये बीटा है तो यहां भी बीटा बनेगा बिकॉज ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और थीटा पर इसको रिफ्लेक्शन मान लेते हैं तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू tan बीटा अपॉन ई, ऐसे बन जाएगा। तो हमारा फिजिक्स पार्ट खत्म हो गया, मतलब फिजिक्स के हिसाब से आप मैक्सिमम यही कर सकते हो, इसके अलावा हम फिजिक्स में और कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पर। रेस्ट ऑल मैथमेटिक्स। उधर हमने पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिकॉज ट्रेजेक्टरी ट्रायंगल बनी हुई है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेंगी। जिसमें आप ये कह सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो उसके हिसाब से आप ध्यान दो, क्या थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री कह सकते हैं? यस सिंपल प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ ऑल Yes. थ्री एंगल्स 180, ये हो जाएगा। एंड सो थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, दोनों तरफ tan यूज कर लें तो tan थीटा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan बीटा, और tan 90 माइनस अल्फा इज cot अल्फा। बाकी tan थीटा और tan बीटा वो यहां से मिल जाएंगे हमको इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा। tan बीटा को लिख देंगे tan अल्फा बाई ई, और tan थीटा इज tan बीटा बाई ई विच इज फर्दर tan अल्फा बाई ई स्क्वायर। तो ये इधर रिप्लेस कर देते हैं एंड उसके बाद तो अपना आंसर आ जाएगा। हुआ ऐसे समझ में आई?
यस सर। यस यस सर। ये देखिए फिजिक्स का पार्ट मुश्किल से 10% 20% कह सकते हैं, बट 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए हैं ताकि एक अप्रोच मिल जाए और थोड़ा सा हमारी थिंकिंग चेंज हो कि भाई हम कैसे क्वेश्चन में क्या क्या सोच सकते हैं। बेसिकली आपको जो भी सोचना है वो मैथमेटिकल एंगल होगा कोई। अच्छा, एक आखिरी प्रॉब्लम है, मेरा आखिरी कंसेप्ट इससे रिलेटेड, मतलब इन कंसेप्ट से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट आता है जिसमें कि हम, ये तो हो गया रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। ऑब्लिक इम्पैक्ट का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें ये HCV का बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसी से कंसेप्ट लिया हुआ है इसका। इसमें जब ऑब्लिक इम्पैक्ट होता है, ऑब्लिक इम्पैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्लिक इम्पैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो स्फेरिकल बॉडीज के बीच में ऑब्लिक इम्पैक्ट हो जाए। इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है पहले वो रिवाइज कर लेते हैं कि ऑब्लिक इम्पैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते कैसे हैं। और पहली बात तो ऑब्लिक इम्पैक्ट होता क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऑब्लिक इम्पैक्ट बोलते किसको है। ऑब्लिक इम्पैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट जो लाइन ऑफ वेलोसिटीज हैं, लाइन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, लाइन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स is not same as line of impact. लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब कॉमन नॉर्मल। जो दो बॉडीज कोलाइड हो रही हैं उनकी वेलोसिटीज की जो लाइन है और जो कॉमन नॉर्मल है वो एक नहीं है, अलग अलग है। line of velocities of colliding objects is not same as the line of impact. मतलब ये चीज कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 2 इज ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और एक और ऑब्जेक्ट आया जो इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1, वो भी एक स्फीयर है और ये एट द टाइम ऑफ कोलिजन हुआ है कि जब ये दोनों टकरा रहे होंगे, आपस में भिड़ रहे होंगे। तो जहां पर इनका कांटेक्ट हो रहा है, जहां पर ये दोनों पॉइंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट पॉइंट से दोनों के सेंटर्स को टच करता हुआ, कांटेक्ट पॉइंट पर दोनों के सेंटर्स को टच करता हुआ जो लाइन बनेगा, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हुआ। कांटेक्ट पॉइंट पर दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगी, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, क्योंकि यही नॉर्मल लाइन। अब अगर कोलाइड करते वक्त इनकी वेलोसिटीज का जो डायरेक्शन है वो इससे कुछ अलग हो, फॉर एग्जांपल पार्टिकल 1 की वेलोसिटी इस तरफ है, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है, मतलब ये जो मूव कर रहे हैं ये उस लाइन से डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये है ऑब्लिक इम्पैक्ट। इसको बोला गया है कि ये इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का ऑब्लिक इम्पैक्ट है। वेलोसिटी और कॉमन नॉर्मल में एंगल बन रहा है कोई। सॉल्व कैसे करते हैं इसको,
इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसके सॉल्व करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? सो आंसर ये है, टू सॉल्व हमें क्या क्या यूज करना है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along line of impact, conservation of angular momentum along line of impact। दूसरा, है नो चेंज इन वेलोसिटी perpendicular to line of impact, no change in velocity which is perpendicular to line of impact। और तीसरा जो है वो ये है, माइनस ऑफ ई शुड बी इक्वल टू रेस्टिट्यूशन, माइनस ऑफ ई शुड बी इक्वल टू relative velocity after impact upon the relative velocity before impact, relative velocity after impact divided by relative velocity before impact, but relative velocity after impact upon the relative velocity before impact should be along नॉर्मल। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कैलकुलेशन नॉर्मल लाइन के अलोंग किया जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर, बट ये रिलेटिव वेलोसिटी का कैलकुलेशन नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन में होगा। बेसिकली हमने सब कुछ लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे किया है, मोमेंटम भी उसी लाइन पे कंजर्व करा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लगा रहे हैं, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलरली कोई चेंज कर ही नहीं रहे। ये इसकी थ्योरी है। थ्योरी ऑलरेडी लिखी होगी, समरी बेसिकली अब रिवाइज हो गया इसका कि इसमें ये करना है। इसको एक एग्जांपल में करके दिखा देते हैं। एक एग्जांपल में इसको करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि ये दो आइडेंटिकल स्फीयर टच कर रहे हैं, दो आइडेंटिकल स्फीयर टच कर रहे हैं और इनके रेडियस स्मॉल आर है। दो आइडेंटिकल स्फीयर जिसके रेडियस स्मॉल आर है ये टच कर रहे हैं, और एक तीसरा स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, क्योंकि मोर देन स्मॉल आर है, वो इन दोनों को साइमल्टेनियसली हिट करता है। थर्ड स्फीयर फर्स्ट और सेकंड को साइमल्टेनियस हिट कर रहा है। थर्ड स्फीयर साइमल्टेनियसली हिटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड स्फीयर। फर्स्ट एंड सेकंड आर इन कॉन्टेक्ट। वेलोसिटी ऑफ थर्ड स्फीयर जो है, थर्ड स्फीयर वेलोसिटी इज along tangent of 1 and 2. Third sphere is moving along the tangent of 1 and 2. After collision
sphere 3 stops. After collision, the sphere 3 stops. After impact, the third sphere, यानी कि this sphere stops. So find the restitution. Find the restitution. ये एग्जांपल मैंने थर्ड पॉइंट के लिए लिया है, थर्ड पॉइंट समझाने के लिए एग्जांपल चूज किया मैंने। अब देखिए, इसमें पहली बात ये करो, क्योंकि यहां पर कोलिजन सिमेट्रिक कंडीशंस में हो रहे हैं, तो इतना तो आप वैसे भी गेस कर सकते हो इंट्यूटिवली, लॉजिकली भी, कि जब ये थर्ड स्फीयर इन दोनों स्फीयर्स को साइमल्टेनियस हिट कर रहा होगा और ये सेम साइज के हैं, आपस में टच भी कर रहे हैं, सिमेट्री भी है, तो इतना तो हम वैसे भी बता सकते हैं कि इम्पैक्ट होने के बाद फर्स्ट और थर्ड कौन सी डायरेक्शंस में जाएंगे। ये जो फर्स्ट स्फीयर है और ये जो सेकंड स्फीयर है, इनके मूव करने की जो डायरेक्शंस होंगी ये बताई जा सकती है। थर्ड स्फीयर और फर्स्ट स्फीयर, थर्ड स्फीयर एंड फर्स्ट स्फीयर में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, थर्ड स्फीयर एंड फर्स्ट स्फीयर में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जब ये दोनों स्फीयर टच करेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से नॉर्मल डायरेक्शन में, यहां से नॉर्मल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगी इसके ऊपर एंड ये स्फीयर उसी डायरेक्शन में चलेगा। थर्ड स्फीयर और सेकंड स्फीयर जब एक दूसरे को टच करेंगे तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर नॉर्मल डायरेक्शन में थर्ड स्फीयर सेकंड स्फीयर के ऊपर फोर्स लगाएगा एंड ये इस तरफ चलेगा। ये दोनों ही मोशंस सेम वेलोसिटी पे होंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री। और ये वेलोसिटीज 1 और 3 की नॉर्मल लाइन पर होगी, 3 और 2 के नॉर्मल लाइन पे होगी। मतलब ऐसे करके नॉर्मल लाइन पे, एंड थर्ड स्फीयर स्टॉप कर गया है। नाउ सबसे पहली चीज तो हमको ये v निकालना होगा और ये निकलेगा मोमेंटम के कंजर्वेशन से। और यहां पर एक साथ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने उन्हें कल कहा था कि कांटेक्ट और कनेक्टेड बॉडीज के बीच की फोर्सेस को इंटरनल बोला जाता है। तो ये तीनों स्फीयर कांटेक्ट में है, इनका आपस में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो सब इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं। लीनियर मोमेंटम हम किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व करा सकते हैं, सो हम लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कोलिजन से पहले 1 एंड 2 दोनों स्टेशनरी हैं, 1 भी स्टेशनरी है, 2 भी स्टेशनरी है, मोमेंटम है नहीं, सिर्फ थर्ड वाले के पास मोमेंटम है। मान लेते हैं इसका मास कैपिटल M है और ये दोनों छोटे m है, तो कैपिटल M इंटू यू कोलिजन के बाद के मोमेंटम्स, अगर ये एंगल्स थीटा मान लेते हैं, कैपिटल M स्मॉल m, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम राइट साइड पर, इन दोनों के मोमेंटम्स का हॉरिजॉन्टल पार्ट वो ट्वाइस mv cos थीटा, ट्वाइस mv cos थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन। ट्वाइस बिकॉज एक इसका मोमेंटम एक इसका मोमेंटम, और थीटा आपको निकालना होगा ज्योमेट्री से। थर्ड स्फीयर के सेंटर और फर्स्ट स्फीयर के सेंटर के बीच में टोटल डिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r है। और सेंटर C1 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्फीयर 1 का रेडियस स्मॉल r है। तो वो एक ट्रायंगल बना करके cos थीटा sin थीटा जो चाहिए वो निकल जाएगा। सो एज्यूम कर रहे हैं कि यहां से हमें v की वैल्यू सॉल्व हो गई।
अब लास्ट में आते हैं कि हम ये रेस्टिट्यूशन जो ये है इसको कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना होता है वो इस एग्जांपल में दिखा रहे हैं। यूजिंग ये जो माइनस ही हम थर्ड इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द थर्ड इक्वेशन एंड वी आर यूजिंग इट फॉर ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 1। देखिए इसका यूज एक टाइम पर दो बॉडीज के बीच में होगा, आइदर 3 और 1 और 3 और 2। मतलब दिस इज वैलिड फॉर द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो पेयर कौन सा चूज करना है, 3 और 1 का या फिर 3 और 2 का, क्योंकि 3 ने 1 को कोलाइड किया है, 3 ने 2 को कोलाइड किया है। सो माइनस ई इक्वल टू, पहले आप आफ्टर में जाइए, आफ्टर में और डायरेक्शन देखो नॉर्मल वाली। तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3, ये है ऑब्जेक्ट 1, ये है ऑब्जेक्ट 3, और दोनों के सेंटर वाली लाइन नॉर्मल है। सेंटर वाली लाइन नॉर्मल है। इस नॉर्मल लाइन पर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी v, ऑब्जेक्ट 3 के पास कोई वेलोसिटी है नहीं, तो रिलेटिव वेलोसिटी इस नॉर्मल लाइन पर v माइनस 0। अब हम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 3 की जो नॉर्मल लाइन है जो कि इनके सेंटर से पास हो रही है, आप इस लाइन पर इनकी वेलोसिटी चेक करें कितनी। मतलब ये जो लाइन है यहां पर, इस लाइन पर ऑब्जेक्ट 1 के पास क्या वेलोसिटी है और इस लाइन पर ऑब्जेक्ट 3 के पास क्या वेलोसिटी है। इस लाइन पर ऑब्जेक्ट 1 के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है और ऑब्जेक्ट तो मतलब 0 लिख देंगे। ऑब्जेक्ट 3 की वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल लाइन पर u cos थीटा। यहां से सॉल्व कर लेते हैं आंसर। तो v निकाल चुके होंगे, उसको यहां रखेंगे, थीटा की वैल्यू ट्रायंगल बना करके आएगी एंड देन आंसर आ जाएगा इसका। आया समझ में कैसे लगाना है इसको, मतलब ये आखिरी वाली इक्वेशन। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। कोलिजन का जो बेसिक, मैं फिर बोल रहा हूँ, बेसिक आपको अपने आप मैनेज करना पड़ेगा। वन डायमेंशन कोलिजन आप करिए, बाकी जो टिपिकल केसेस हैं वो हम कराइए।